हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग अगेन कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं देखेंगे। इसमें हम वही देखेंगे जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा है। एंड इनफैक्ट आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ भी रखा है तो भाई आई रिक्वेस्ट प्लीज इसको दोबारा देखें ताकि फटाफट रिवीजन हो जाए, पर देखें इसको जरूर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एग्जाम्स में आता है। चलिए कौन सा टॉपिक है ये, आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स आई उनमें से सारी तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट जो इंपॉर्टेंट जो मेजर है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, हम वो सारी जरूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ जी। अ, अहं, अहं, हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन मैंने बताया तो जैसे कि टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सबसे पहली है हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी 1951 में। सबसे पहली फर्स्ट अमेंडमेंट जो आई थी 1951 में। फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक तो फर्स्ट में आपका कौन सा साल था और किस चीज के ऊपर थी। empower the state to make special provisions for the advancement of socially and economically backward classes। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन से नाइन्थ शेड्यूल जुड़ा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो भाई सबसे पहले ये फर्स्ट थी 1951 में आई थी एंड इसी अमेंडमेंट से नाइन्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। नेक्स्ट है सेवंथ अमेंडमेंट। सेवंथ अमेंडमेंट क्या थी, सेवंथ अमेंडमेंट था रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन, और एबॉलिशन ऑफ क्लास ए बी सी एंड डी स्टेट्स। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट आ जाते हैं नाइन्थ अमेंडमेंट जो 1960 में आई थी। ये थी एडजस्टमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट विद पाकिस्तान अंडर नेहरू नून अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंडियन टेरिटरी थी जो पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट, नेहरू नून एग्रीमेंट था। तो बेसिकली ये ईस्ट पाकिस्तान से रिलेट करती थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 26th अमेंडमेंट जो 1971 में आई थी। ये बात करती थी प्रीवी पर्स ऑफ फॉर्मर रूल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स अबॉलिश। प्रिंसली स्टेट्स को पूरी तरह से यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था और यहाँ पे हर जगह सरकारी अंडर उसके अंडर में ले लिया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी 1975 में। इसमें सिक्किम को एक पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था। सिक्किम को अगर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन बन सकता है कि भाई सिक्किम स्टेट था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फॉर्म हुआ था, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद आ जाता है भाई 46। इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। काफी सारे नए प्रोविजंस आए थे इसमें, तो भाई इसको एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, क्या क्या आया था मैं बता देता हूँ। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी सिटीजन की जो पार्ट 4 आर्टिकल 51 में है। 51A में जो है तो वो 51A में तो वो सारी इसमें से ही आई थी। एडिड 3 न्यू वर्ड्स। प्रियम्बल में 3 नए शब्द जुड़े थे, कौन कौन से, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद क्या है, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ये प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस मानने के ऊपर मजबूर कर दिया था। उसके बाद प्रोवाइडेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स अदर मैटर्स, बेकार की बात है ये। एडेड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए थे, कौन कौन से, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए, वो थे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बेकार की बात है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार ये सारे फटाफट 42nd अमेंडमेंट से क्या आया था दोबारा देख लेते हैं। ड्यूटीज जो सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज है सिटीजन की जो थी पार्ट 4A वाली, उसके बाद 3 नए शब्द जुड़े थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। उसके बाद प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया था कैबिनेट द्वारा। उसके बाद अगेन नेक्स्ट था कि भाई 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था, फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन the management of industries and protection of environment and forest wildlife। उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो ट्रेजरी ऑफ इंडिया के बाद आती है। उसके बाद अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी 1978 में। इससे क्या था कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट
अमेंडमेंट थी ये। इसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और उसको हम लोग आर्टिकल 300A में ले गए थे और यहाँ ले जाके उसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था शुरुआत में तो एक फंडामेंटल राइट था जिसमें इसको 44th अमेंडमेंट द्वारा 1978 में हटा के वहां से आर्टिकल 300A में ले जाया गया और यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद आगे की जो इंपॉर्टेंस के बाद एक बात और इंपॉर्टेंट थी, प्रोवाइडेड द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल इमरजेंसी में कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, इसका जवाब है टू आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, 20 और 21। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 52nd भाई, फेवरेट आर्टिकल है एडीयू का, ये है एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करता है। इसी से हमारे उसमें एक नया शेड्यूल ऐड हुआ था, 10th शेड्यूल, जो बात करता था कि भाई एंटी डिफेक्शन के बारे में। ये दल बदल कानून था। उसके बाद आता है 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करता था। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बनाया गया, छापा गया, लिखा गया और उसको भी बराबर की मान्यता दी गई। नेक्स्ट है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा वोटिंग एज को 18 से घटा के 21 से घटा के 18 कर दिया गया। फिर आ जाते हैं 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या था कि भाई जो यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली की, एक तो उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया और उसको नेशनल कैपिटल ट्रिब्यूनल टेरिटरी का, एनसीटी का एक खिताब दे दिया गया, कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें 3 नए लैंग्वेजेस जुड़े थे, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, जो 8th शेड्यूल में आई थी। आप लोगों को पता होगा लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में डिफाइन होती हैं। नेक्स्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1993 में आई थी। इसके द्वारा इंट्रोडक्शन हुआ था किसका, पंचायती राज का, एंड इसमें ऐड किया था पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और 11th शेड्यूल भी आया था, आप लोगों को पता होगा सेम। फिर 74th भी आ गया था 1993 में। इसमें म्युनिसिपैलिटीज थी जो 12th शेड्यूल में आई थी। उसके बाद नेक्स्ट है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में आया था। इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था फॉर द एज ऑफ 6 to 18 ईयर्स। ठीक है, और इसी के द्वारा फिर एफआर, फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी को, फंडामेंटल ड्यूटीज सबको अमेंड किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 89th। अच्छा, मैं तेज तेज इसीलिए पढ़ा रहा हूँ गाइस क्योंकि रिवीजन वीडियो, आप लोगों को ज्यादा टाइम इस पे खराब नहीं करना। अगर आप लोगों को लगता है कि भूल रहे हो तो एक बार दोबारा इस वीडियो को इसी स्पीड में देख लें ताकि आपको दोबारा फटाफट सब कुछ याद आ जाए। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जो बात करती थी बाइफरकेटेड द ईस्टवाइल कंबाइंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एनसीएससी के बारे में। ठीक है, जो 338 के दो से डील करती थी, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी 2004 में, इसमें क्या था, रिस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर एंड स्ट्रेंथन द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन कानून को और बढ़ाया गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज था वो 15 पे वो कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2006 में आई थी वो बात करते हैं प्रोवाइडेड 27% रिजर्वेशन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो भाई ओबीसीज को 27% का रिजर्वेशन दे दिया गया। फिर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई जो थी भाई इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 19B इन द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन किया गया और फिर दोबारा फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को इससे अमेंड किया गया था। 99th अमेंडमेंट थी जो बात करती थी कि भाई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में। ठीक है, और लेकिन ये बाद में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। फिर आ जाते हैं 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जो थी भाई लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हमारा हुआ था बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने कुछ टेरिटरीज एक्सचेंज की थी, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 101 बात करता था जीएसटी के बारे में, 102 बात करता था एनसीबीसी के बारे में, 102 में बात की गई है एनसीबीसी के बारे में। फिर 103 अमेंडमेंट जो था वो बात करता था रिजर्वेशन, सॉरी 103 अमेंडमेंट बात करता था रिजर्वेशन के बारे में। किसके रिजर्वेशन के बारे में, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन आया था लास्ट ईयर, ईडब्ल्यूएस कोटे का रिजर्वेशन के बारे में 10% कोटा दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। उसके बाद आ जाते हैं हम 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या है ये, इट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। एससी एसटी का लोकसभा में रिजर्वेशन टाइम पीरियड के लिए बढ़ा दिया गया, लाइक वो
20 में खत्म हो रहा था, तो उसको और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एंड इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 सीट्स प्रेसिडेंट के पास होती है एंग्लो इंडियंस की, उनको भी प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन द्वारा खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ और बातें जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि भाई 42nd अमेंडमेंट वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट, सवाल आ सकता है विच वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जवाब होगा 42nd अमेंडमेंट। उसके बाद क्योंकि इसमें 59 क्लॉजेज ऐड हुए थे विच so many changes that it has to be described as mini constitution, मैंने आप लोगों को बता दिया ये लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि भाई आज तक ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जो यूनिनामसली अडॉप्ट हुआ था पार्लियामेंट में, मतलब कोई इसके खिलाफ नहीं था, सबने इसको अडॉप्ट किया था, वो था 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट आप लोगों को पता होगा कौन सा था, एंटी डिफेक्शन का दल बदल कानून। हाँ देखिए, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट था एंटी डिफेक्शन का जो 10th शेड्यूल में आया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आज तक कौन सा अमेंडमेंट यूनिनामसली मतलब एक तरफा अडॉप्ट किया गया, सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है, वो था 52nd अमेंडमेंट। इसको बोलते थे हम एंटी डिफेक्शन, एंड इससे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल भी आया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के सारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिवाइज हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो भाई इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, फटाफट पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मैं अब आने वाली वीडियोस में किसी में भी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ऐसे ही जो जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं, लाइक इस टॉपिक पे गारंटी है कि 1 से 2 सवाल आएंगे आएंगे, तो जो जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं उस पर वीडियो बनाओ, फटाफट रिवीजन है तो फटाफट सारी वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी है तो, और नहीं लगी तो भी डिसलाइक मत करना, बस देख लेना। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।